जोड़ों का दर्द अब लाइलाज बीमारी नहीं रही। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं और घुटनों में दर्द उनके है, तो आप ये वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद हमारा दावा है कि आप परेशानी छोड़ देंगे। घुटनों का जो इलाज है घुटनों के दर्द का, वो आज क्लियर हो जाएगा। मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अशरफ और आज डॉक्टर अदील अब्बास के पास आए हैं, जो गुलाब देवी में ऑर्थोपेडिक के जो कि कामयाब डॉक्टर भी माने जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं और काफ़ी केसेस भी इनके पास आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अब बताइएगा कि आप किस तरह के मरीज़ यहाँ पर देखते हैं, ज़्यादातर उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और जोड़ों के दर्द के शिकायत के साथ जो आते हैं मरीज़ आपके पास, तो उसको कैसे देखते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच तलहा, आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ चलूँगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अदील अब्बास एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जरी गुलाब देवी हॉस्पिटल अल अली मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, एज अ नेशन अगर हम बात करें तो जो ओल्ड एज हैं 50+ 60+ के पेशेंट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि ऑलरेडी उन बेचारों को पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। इवन हमारे पास जो आते हैं वो ग्रेड 3 4, ये समझ लें कि आधे से ज़्यादा वो डिज़ीज़ प्रोसेस ऑलरेडी घुटनों को ख़राब कर चुका होता है, तब हमारे पास आते हैं। उससे पहले एक्चुअली हमारे पास वो मेकनिज़म नहीं है कि हम प्रॉपरली मेडिकल एजुकेशन और वो सारे सिनेरियोज़ जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है, लोगों को होता है कि हमें पेन हो रही है तो जस्ट एक टैबलेट ले ली, या इवन ये भी है कि किसी से पूछ लिया कि पेन हो रही है तो क्या करें, वो कहते हैं जी मुझे इससे फ़ायदा हुआ था, आप ही ये ले लें, मैं ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अक्सर लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब घुटनों में खला आ गया है या फासला बढ़ गया है। बिल्कुल, अक्सर सुनने में मिलता है, लोग कहते हैं जी हमारे घुटनों के अंदर हवा भर गई है, कुछ कहते हैं, कुछ इस तरह की मिथ्स चलती हैं। तो ये होता क्या है, ये मसला क्या है? चलो साहब, ये बेसिकली एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है कि जिसे हम वियर एंड टियर के डिजीज़ कहते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हमारा अच्छा प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं है, जैसे कि जिसमें एक्सरसाइज है, प्रॉपर डाइट है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो होता क्या कि हमारे घुटनों में रगड़ का अमल शुरू हो जाता है, जो कि आम तौर पे 40 इयर्स के बाद से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर इससे पहले हमारा प्रॉपर, जिसमें अगर हम जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इंडो पाक का एक मसला है कि हम वॉशरूम के लिए टॉयलेट यूज़ करते हैं, कमोड वगैरह का रुझान अब जाके काफ़ी बेहतर हुआ, लेकिन पहले काफ़ी अर्सा से आई मीन काफ़ी सारी जगहों पे अभी स्टिल हम वही वाले टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। और जैसे सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना है या ज़मीन पे बैठने वाले काम हमारे ज़्यादा हैं, इन सारे मामलात में होता क्या है कि घुटनों में रगड़ का जो अमल है ना, वो अच्छा खासा इफ़ेक्ट करता है। और अगर प्रॉपर हम डाइट भी नहीं ले रहे, कैल्शियम और बाकी सारी चीज़ें, मिल्क इनटेक नहीं है, तो ये रगड़ वाला मामला बढ़ता जाता है। घुटनों में जो है वो फासला आ नहीं जाता, कम हो जाता है। जब ये कम होता है तो मज़ीद अगर हम प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, और एंड पे जाके जब हमारे पास आम तौर पे अमूमन पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की ही ऑप्शन बचती है। तो आखिरी स्टेज पे आते हैं ज़्यादातर। आप कह सकते हैं कि हाफ डिजीज़ प्रोसेस गुजर चुका होता है या मोस्टली लास्ट स्टेज पे हमारे पास आते हैं। अच्छा, मुझे अर्ली सिम्टम्स बता दें कि स्टेज बाय स्टेज किस तरह से एक नए मरीज़ के अंदर नमूदार होती हैं ये चीज़ें, कैसे उसे पता चलती हैं कि अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना लाजमी हो गया? सर बेसिकली ये है कि इसमें ना घुटनों की पेन स्टार्ट होती है, और जो पेन होती है ख़ास तौर पे वो बेंडिंग मूवमेंट्स पे होती है। जैसे कि हमने स्टेयर्स चढ़नी होती है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशंस हैं। जैसे हम नीचे ज़मीन पे बैठते हैं घुटने बेंड करके, जो हमारी नमाज की हालत होती है, तहियात की पोजीशन होती है, या फिर हमारे जो टॉयलेट में नीचे बैठते हैं, तो अक्सर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बैठ के उठा नहीं जाता, तो आवाज़ें आती हैं घुटनों में से। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हमें फ़ौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें अच्छी बात तला साहब ये है कि हम इसको रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिज़ीज़ शुरू हो गई है तो ये रुकेगी नहीं। अगर ये इस बारे में बताएं थोड़ा, क्योंकि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा ख्वाहिश इस चीज़ की है कि ठीक कैसे होना है, हमने किस पोजीशन में और किस स्टेज पे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। हाँ तल साहब, इसमें यह है कि नंबर 1 पे हमने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बनानी है, राइट, एंड हमारी इनटेक, डाइटरी इनटेक अच्छी होनी चाहिए, कैल्शियम हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड थर्ड वन जो है कि इसमें हमने जो बेंडिंग मूवमेंट्स हैं, ये मैं यंग लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली 40 इयर्स के बाद जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ
कि पहले तो ये बात समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे, कमोड, वो कहते हैं जी तहारत वाला मामला है। इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम ये प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो रगड़ वाला मामला बढ़ता जाएगा। तो हमें एहतियात करनी है कि 40 के बाद से या जब ये चीज़ डायग्नोज हो जाए तब तो हमें वॉशरूम के लिए कमोड यूज़ ही करना है, नमाज कुर्सी पे पढ़नी है प्रेफरेबली, और सीढ़ियाँ वगैरह या जो ज़मीन पे बैठने वाले काम है वो हमने कम करने हैं। इसमें हम आपको एक्टिविटी से नहीं रोक रहा है, स्मूथ सरफेस पे चलने से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने चलना फिरना बंद कर देना, वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई है, आराम देना है घुटनों को, ये जी जी बिल्कुल। तो हर वो काम जिससे स्ट्रेस बढ़ता है वो हम कम करेंगे तो इससे हमारा डिजीज़ प्रोसेस रुक जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। अक्सर हमें नज़र आती हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के तेल होते हैं, आपने देखा है जड़ी बूटियाँ मिले और पता नहीं क्या क्या मिला के बनाए थे, क्या उनका बाहरी तौर पे लगा के कोई असर होता है? कोई ऐसा है कि मिथ है सर? सर ये हम कह सकते हैं कि इट्स अ मोर देन मिथ एज़ कम्पेयर टू के देखें इसमें मैक्सिमम अगर किसी में कोई ऐसी मेडिसिन ऐड भी है तो जस्ट पेन कंट्रोल कर सकती है और ऑयल्स का डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर ये एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि जैसे गाड़ी है वो अगर ऊंचे नीचे रास्तों पे ज़्यादा चलेगी तो उसके टायर घिस जाएंगे, अगर हम टायर वॉश कर लें या उसमें अमीन कर लें तो उससे तो वक्ती तौर पर वो नए नहीं होंगे, रहेंगे पुराने ही उसको। तो ऑयल वाला मामला भी यही है कि बाहर से हम उसको जितना मर्जी चमका लें, कर लें, मालिश कर लें, लेकिन जो इनसाइड प्रॉब्लम चाह रही जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे हम छुटकारा नहीं पाते। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि इंजेक्शन भी लगते हैं, बहुत पुराना तरीका चलता आ रहा है, उसका इसमें क्या रोल है और किस किस तरह के ये होते हैं इंजेक्शन से रिलेटेड? ये तला भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लिटरली पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो पहले बात करते हैं जी डॉक्टर साहब इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर हम कहते हैं यस लगते हैं तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वो लगवाए थे हमारे पड़ोस में किसी ने तो उसके 2 साल के बाद उसके घुटने बिल्कुल फारग हो गए। तला भाई ये चीज़ हमें समझनी होगी कि इंजेक्शंस हम क्यों देते हैं। जैसे हम ओरल मेडिकेशंस लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, इसी तरह से इंजेक्शंस लोकल पेन को कंट्रोल करते हैं वहाँ पे, राइट, वो ठीक नहीं करते कुछ भी। तो इंजेक्शन में भी फिर 2 तरह के इंजेक्शंस हैं। एक जो जैसे जिन्होंने पेन को बेहतर करना है वो 3 to 6 मंथ तक का ड्यूरेशन यू कैन से कि उसमें हम पेन फ्री ले लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने दोबारा से वो सारे ज़मीन पे बैठने वाले काम या नीचे बैठना, सीढ़ियाँ स्टार्ट कर देनी है। प्रॉब्लम ये होती है जब पेशेंट की पेन बेहतर हो जाती है इंजेक्शंस के बाद, पेशेंट दोबारा से वो काम करते हैं। हमने वो पेन फ्री इंटरवल बाय किया, इट्स अ टाइम बाइंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे घुटने मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? तो इसमें इंजेक्शंस हमें टाइम बाय करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। वो मुकम्मल अगर हम बात करें अच्छा, ये तो आपने वो बताया ना पेन किलर टाइप, एक फ्लूइड वाले भी कोई होते हैं, उसका क्या है प्रोसेस? ये आपने ये अगेन एक वेरी गुड क्वेश्चन। जो फ्लूइड वाले इंजेक्शंस होते हैं उनका बेसिकली काम होता है कि घुटनों के दरमियान जो रगड़ है उसको कम करना। तो बेसिकली वो इंजेक्शंस भी हमें टाइम बाय करते हैं, लेकिन वो ये समझ लें कि इट इफ़ेक्ट्स डिफरेंटली। कुछ पीपल्स के ये 1 ईयर के लिए कारामद होते हैं, कुछ अगर अच्छी मॉडिफिकेशन करते हैं जो एहतियात हमने बताई गई होती हैं उनको सारा फॉलो करते हैं तो ये अप टू 2 ईयर्स भी इनकी अच्छी खासी एफिकेसी है। लेकिन अगेन इट्स वी कैन से कि ये रेमेडी इन सेंस के रगड़ को कम करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है। एहतियात खुद ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि जो दूसरी बीमारियां जैसे शुगर है, ब्लड शुगर है, उसके बाद ब्लड प्रेशर है, इनका डायरेक्टली कोई असर पड़ता है घुटनों के जोड़ों के दर्द पर? तला भाई डायरेक्टली जो है ब्लड प्रेशर का और शुगर का अगर हम डायरेक्ट बात करें तो उस तरह से इफेक्ट नहीं पड़ता जिस तरह से बाकी सारी एक्टिविटीज़ का होता है। यस, इससे ये होता है कि शुगर वाला पेशेंट खुद को बीमार समझना शुरू हो जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। वो कहते हैं जी बस हमें शुगर लग गई, अब हमारा पता नहीं क्या बनेगा, तो वो अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं, वो हरकत बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जी मुझे शुगर है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। जब हम बेसिकली मसल्स हमारे वीक होना शुरू हो जाते हैं तो डायरेक्ट सारा घुटनों पे प्रेशर आता है एंड अगेन डिजीज़ प्रोसेस एग्रीवेट हो जाता है। इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं करता। मुझे बताइएगा कि वॉक जो है, तेज़ चलना, क्या जोड़ों के दर्द में मना है या फिर आप तेज़ चल सकते हैं? दौड़ना कैसा है? अच्छा, इसमें मैं आपको एक ओपनली बात बताऊं। अभी रिसेंटली मैं जर्मनी गया हुआ था फेलोशिप के लिए, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नी की आर्थोस्कोपी एंड आर्थोप्लास्टी में भी रिसेंटली मैंने फेलोशिप की है। वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ फील की कि जो पेशेंट्स होते थे ना, कैन यू बिलीव दैट, कोई 70-80 ईयर्स पे आ रहे हैं और उनके सेकेंड टाइम नी रिप्लेस हो रहा होता था।
तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सारी चीज़ें हमने अपने माइंड तक रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं। इसमें तेज़ चलने से, वॉक करने से घुटनों की हेल्थ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम बेंडिंग मूवमेंट, हर वो काम जिससे हमारा घुटना इस तरह से मुड़ता है तो ये रगड़ लगती है, अगर वो वाले काम हम करेंगे उसमें प्रॉब्लमेटिक है, चलने में मतलब डायरेक्टली इफेक्ट है। ठीक है, जो नी रिप्लेसमेंट है वो कितनी टाइप की होती हैं और जदीद तरीन अब क्या चीज़ आ गई है क्या? जी, नी रिप्लेसमेंट मतलब जो घुटना चेंज करवा देते हैं, तब्दील करवा देते हैं, नया नकली घुटना लगवा लेते हैं। नहीं, ये भी एक अगेन क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट्स की तरफ से अक्सर होता है, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब नया घुटना डल जाएगा तो हम ये नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। एक बड़ा फोबिया है हमारी पॉपुलेशन में। तो इस पे अगर हम बात करें तो ये हमें हेल्प आउट करता है उस तकलीफ़ से निकलने में जिसकी वजह से हम सिर्फ बेड तक महदूद होकर रह जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अक्सर पेशेंट्स देखे हैं ग्रेड 4 के साथ अच्छी खासी उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है एंड वो कहते हैं जी हम चलेंगे नहीं क्योंकि पेन होती है, उससे वो वेट गेन कर लेते हैं, वज़न बढ़ने से वो मज़ीद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं सारा। तो नी रिप्लेसमेंट एक फ्रेंडली ऑप्शन है और ये करवाना चाहिए अगर आप कैंडिडेट हैं इसके। तो उसमें यह है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि उससे हमारा फिर इसके आउटकम प्रोग्नोसिस पे असर होता है। अदरवाइज़ जो है अगर इसकी इंडिकेशन बनती है ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसका हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे। बाकी दुनिया में मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था वहाँ पे तो सेकंड एंड थर्ड टाइम रिप्लेसमेंट भी चलती है क्योंकि वो फिट रहना चाहते हैं। दे आर स्लिम स्मार्ट पीपल, वो बेड तक बाउंड नहीं होना चाहते। बिल्कुल ठीक है सर, लास्ट में मुझे वन लाइनर बता दें कि अगर किसी को ये बीमारी है या होने जा रही है तो क्या वो एहतियात करे अपने रोज़मर्रा के मामलात में कि वो इससे बच जाए, ये या तो ये बीमारी ख़त्म हो जाए जोड़ों का दर्द, या फिर होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए? तला साहब, इसमें ये आपने बड़ा अच्छा अगेन क्वेश्चन है कि इट इज़ अ प्रिवेंटेबल, यस। तो इसमें हमने ये करना होता है कि नंबर 1 पे जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। आपको पता है ये जो अभी हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, नो वन हैज़ टाइम, हमें टाइम का प्रॉब्लम है ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के पास। तो हम कहते हैं जहाँ से जो मिला खा लिया, वहाँ से कुछ पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज़ वट। तो हमें अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें वेजिटेबल्स भी आती हैं, इसमें मिल्क होता है, एग है, प्रोटीन डाइट है, ये सारी, तो कि इससे हमारे जो स्ट्रेंथ है मसल्स की एंड बोन्स की वो हमें इंक्रीज़ करनी है बाय डाइट। सेकंड, एक्सरसाइज को मैं लाजिम कहूँगा। वो कहते हैं जी एक्सरसाइज हम करेंगे 40 ईयर्स के बाद जाके, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज हमने मतलब शुरू से ही स्टार्ट करनी होती है टू मेक आवर सेल्फ फिट। एंड थर्ड पे अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमने फिर ये ख़ास तौर पे जो काम जिससे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो हम जैसे फ़र्श पे बैठ के करने वाले काम है, ज़मीन पे बैठ के करने वाले काम है, उनको हम थोड़ा कम कर देते हैं। यानी कि हर वो काम जैसे कि ख़वातीन का अक्सर होता है, अगर उन्होंने कोई काम ऐसे करने हैं जो कि ज़मीन पे बैठ के करने वाले हैं तो हम चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग के लिए हम स्टैंडिंग ओवन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारी एक्टिविटी हम अगर अपनी बेहतर कर लें, प्लस अगेन एक्सरसाइज रोज़मर्रा के मामला ठीक करने हैं, एक्टिविटीज़ ठीक करनी है, एक्सरसाइज करनी है और खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना है, ये आपने वन लाइनर बताया। कैल्शियम वगैरह का भी एहतियात करनी है आपने। पूरी वीडियो में आपने ये जाना है कि जो जोड़ों का दर्द है वो होता क्यों है और इसका तरीका इलाज क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द हो गया है, जोड़ों के मसले हैं, तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट की जो स्टेज है वो कब आती है और उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है और कैसे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।